नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल हमारे और आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आए, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। वैसे इस नए साल में देश की सियासत में काफी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है और आज पहली ही तारीख को इसके संकेत भी मिल गए। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट चल रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद एक विवादों में फंसते जा रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए इस बार उन्हें दूसरे दलों के सहारे की जरूरत है और अगर एनडीए में फूट पड़ जाए तो फिर मोदी की कुर्सी भी हिल जाएगी। ये बात मोदी भी जानते हैं, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता अपनी कुर्सी बचाने की दिख रही है। इधर आरएसएस की तरफ से भी कोई साफ संकेत नहीं आ रहे हैं कि मोदी का साथ वो कहां तक देगा या उनकी जगह अब कोई और आरएसएस की निगाह में चढ़ चुका है। दरअसल मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत के बयान के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने तो अपने अलग विचार सामने रखे थे, आपको याद होगा। लेकिन अब पांचजन्य में जो आलेख छपा है उसने फिर से भागवत के बयान का समर्थन किया है, यानी संघ मोदी की रणनीति से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। इधर नीतीश कुमार भी दूरी बना ही रहे हैं और इस बीच तेजस्वी यादव ने 2025 में बिहार में एक नया दांव चला है जो एनडीए के लिए खतरा है। मगर नीतीश की कुर्सी तब भी शायद बची रहे, नीतीश की कोशिश भी यही है। ये बात नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आना और पीएम या बीजेपी नेताओं से न मिलना, इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष के घर पर 25 तारीख को हुई बैठक में शामिल न होना, अंबेडकर विवाद पर उनका कोई बयान न आना, ये तमाम घटनाएं संकेत दे रही हैं कि नीतीश बाबू का मन एनडीए से अब उचटने लगा है। और जब जब नीतीश खामोश होते हैं, उनका मन लगता हुआ नहीं दिखता है, जब वो अपने घर जाते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होता है। आप जानते हैं, एक बार फिर से वही हालत बन रही है, वही हालात बन रहे हैं कह सकते हैं। आज नीतीश कुमार अपने गांव कल्याण बीघा पहुंचे। आज उनकी मां की पुण्यतिथि है, आप जानते हैं। लेकिन खास बात यह रही कि उनके साथ नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी थे। सुबह राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ थे तो शाम को राज्यपाल महोदय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिलने राबड़ी निवास पहुंचे। यहां तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया और नव वर्ष की बधाई दी। आरिफ मोहम्मद खान ने भी राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ लालू परिवार को नए साल की मुबारकबाद दी है। चुनाव से कुछ वक्त पहले राज्यपाल बदलने की चाल नरेंद्र मोदी सरकार ने चली, लेकिन अब बीजेपी को इसमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने आज एक पत्र लिखकर बिहार की जनता के नाम खत लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसकी छोटी सी एक वानगी आपके सामने रखना चाहता हूं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बिहार में परिवर्तन की जो लहर उठी है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं तेजस्वी यादव, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बिहार को उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा किया जाएगा जहां से तरक्की का सूरज और उन्नति का आसमान करीब नजर आएगा। माई बहन मान योजना के रूप में हर महीने 2,500 रुपये माताओं बहनों को उनके खाते में उनका भाई तेजस्वी सीधा पहुंचाएगा। दिव्यांगों, विधवा माता बहनों और बुजुर्गों को पेंशन के रूप में मिलने वाले 400 की जगह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। ये बात यहां तेजस्वी यादव ने लिखी है। तेजस्वी यादव ने महात्मा गांधी के भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान लिखकर खत का अंत किया है। यानी बिहार में इस वक्त बीजेपी ने बिहार में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की थी, तेजस्वी ने उसका जवाब दे दिया है और साथ ही इस खत से अपनी चुनावी घोषणाओं की शुरुआत भी कर दी है। जो बात आज ये लिख रहे हैं माताओं बहनों के लिए और जिस 400 की जगह 1,500 रुपए की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज से यानी 1 तारीख से चुनावी रणनीतियों को गति देना शुरू कर दिया है। जबकि एनडीए अभी इसी उलझन में है कि किसी तरह नीतीश कुमार को भारत रत्न का शिगुफा छेड़कर सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया जाए और बिहार में बीजेपी का राज कायम हो। लेकिन नीतीश भी राजनीति के साथ साथ सत्ता के माहिर खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं।
7वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठना और बार बार गठबंधन बदलना सबके लिए मुमकिन नहीं होता दोस्तों। आप जानते हैं कि नीतीश बाबू ने इसको मुमकिन कर दिखाया है, तो एक बार फिर नीतीश इस बात को मुमकिन करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है पाला बदलने के बाद उनकी निगाहें सीएम पद की कुर्सी पर ना हो बल्कि पीएम की कुर्सी पर हो, और तेजस्वी के लिए वो सीएम की कुर्सी सुरक्षित रखें, यानी वहां तेजस्वी यादव बिहार में और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार। क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान भी जो हैं, ये दोनों भी नीतीश कुमार के साथ एनडीए छोड़ सकते हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। अपने पर लगे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप को वो सामाजिक न्याय से जोड़ रहे हैं, और एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात यह है कि अगर सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। इसका क्या मतलब माना जाए दोस्तों? मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश एनडीए में भी फूट है। एनडीए में फूट की खबरों के बीच आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पांचजन्य में जो संपादकीय लिखा गया है उसमें कहा गया है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय मंदिरों पर ये कैसा दंगल में लिखा है कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि से और सामाजिक विवेक का आह्वान है। ये सारे हालात बता रहे हैं कि साल 2025 मोदी की सत्ता के लिहाज से काफी उथल पुथल भरा साबित होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरिफ मोहम्मद खान, इधर आइए आप बिहार, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के यहां क्यों पहुंचते हैं? खैर, इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। जरा तेजस्वी यादव की उस बाइट को सुन लेते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पे, जो कुछ चल रहा है बिहार में, उस पर जरा सुनिए। सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें। बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का
और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। तो बहुत डिप्लोमेटिक वे में अपनी बात यहां रखते हुए तेजस्वी यादव और नए साल में एनडीए का सफाया तय है। तो क्या इस साल बच पाएगी मोदी की कुर्सी या मध्यावधि का संदेश लेकर आया है 2025? आज इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है और राज्यपाल का राबड़ी निवास पे पहुंचना, इसके क्या मायने हैं, और सुबह सुबह राज्यपाल का नीतीश कुमार के साथ उनके गांव जाना, इसके क्या मायने हैं, और इसके भी मायने तलाशेंगे कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों पहुंचे राजभवन। इन सबको समझने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन उससे पहले आइए जरा आपके बीच हम अपने तमाम उन वरिष्ठ साथियों को लेकर आते हैं जो हमारे साथ आज इस चर्चा में बने हुए हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी और हेमंत कुमार जी सीधे पटना से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और खास दिन आज, पहली तारीख है आज 2025 साल हो गए इस साल के, यानी कि जो 2000 मिलेनियम ईयर, उसके 25 साल हो गए। और उसके बाद आगे बढ़ती हुई गाड़ी, हमारी आपकी सबकी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो इच्छा आपकी है, जो इच्छा हमारी है, सब पूरी हो, मनोकामना पूर्ण हो, यही कामना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि देश में क्या होने जा रहा है। देश अगर अच्छे से चले तो हम और आप अच्छे से चलेंगे, ये कहा जाता है। क्या ऐसा ही होने जा रहा है? क्या मध्यावधि चुनाव होगा? उससे पहले बिहार में उलटफेर होगा या कुछ और होगा? सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या देखा जाए आज पहली तारीख? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से आखिर क्यों मिल रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब? राज्यपाल हैं, उनके राज्यपाल के घर जाते हैं, राज्यपाल किसी के घर नहीं आते। और ऐसा भी नहीं है कि ये बीमार हैं या ये नहीं जा सकते, फिर इनका आना मायने तो कुछ रखता है। जी देखिए, आरिफ मोहम्मद खान तो एक राजनेता से राज्यपाल बने हैं और अभी अभी नए नए वहाँ पे गए हैं, तो वो अपना पब्लिक रिलेशंस भी कर रहे हैं। और क्योंकि राजनेता से राज्यपाल बने हैं तो वो ये जान रहे हैं कि अगला अगर कोई फेरबदल होना है केंद्र में, तो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की भूमिका बहुत अहम होगी। लेकिन उसके अलावा राजीव जी, आज पहला दिन है 2025 का, तो जरा उस पर हम लोग बात करें कि नए साल में सिर्फ तारीख नहीं चेंज होती कैलेंडर की, या कैलेंडर नहीं बदलता है, बहुत कुछ और बदलता है। आप टेक्नोलॉजी में देखिए, किसी भी स्फीयर में आप देखिए, साल के गुजरते नए आइडियाज आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था 2024 में, हमने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना विस्तार हुआ। तो बहुत लंबे समय से एक राजनीति देश में चल रही है जो नफरत आधारित राजनीति है, और वो बाद में अब वो बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये कॉरपोरेट हाउसेस स्पॉन्सर्ड नफरत की राजनीति है। उन्हीं का मीडिया इसको बढ़ाता है। जनता में उतनी नफरत नहीं है। जनता में नफरत तब बैठती है जब वो मीडिया के जरिए ऐसे डिबेट चालू होते हैं, ऐसे मुद्दे चालू होते हैं, तो ये होता है। मुझे लगता है कि अब इस आइडिया अब इसका टाइम पूरा हो रहा है, और इसका टाइम पूरा होगा तो मोदी जी का भी टाइम पूरा होगा। इसका टाइम पूरा होगा तो कॉरपोरेट का जो डायरेक्ट राजनीति में प्रवेश हो चुका है 2014 के बाद, ये भी, इसका भी सबक पूरा होगा। और इसलिए इसमें कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो पिछला काम है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कॉरपोरेट को दूर रखा है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो अडानी के खिलाफ है तो उन्होंने अंबानी से दोस्ती कर ली, या अडानी के कोई राइवल से दोस्ती कर ली। ये नहीं किया विपक्षी पार्टियों ने, और खासकर कांग्रेस ने, क्योंकि वो लीडिंग विपक्षी पार्टी है। तो ये बहुत अहम तब्दीली जो भारत के राजनीति में दिखाई दे रही कि बीजेपी के अलावा बाकी सब पार्टियां कॉरपोरेट के इन्फ्लुएंस से उस तरीके से नहीं है जैसे कि बीजेपी है। बीजेपी को कॉरपोरेट चला रहा है।
कॉर्पोरेट ही डिफेंड कर रहा है। अब यहाँ से तस्वीर क्या निकलती, जिसमें कि दिल्ली का चुनाव और उसके बाद बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव आते आते बहुत कुछ हम लोग देख लेंगे, जो हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं कि नई राजनीति की स्पष्ट तौर पे एक रूपरेखा देश में दिखाई दे रही है। और वो नई राजनीति सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द है, वो नई राजनीति आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द है, वो नई राजनीति छात्रों के इश्यूज पे है, आर्थिक मुद्दों पर है, महंगाई पर है। और ये सब कुछ बीजेपी इसको हिंदू मुसलमान की राजनीति से इसको कवर करना चाहती है, इसको पाटना चाहती है। ऐसा लगता है कि 2025 में वो सिक्का चल नहीं पाएगा और उसकी शुरुआत आप देखिएगा इन्हीं 2 विधानसभाओं से होगी और बिहार के चुनाव तो साल के अंत तक होंगे, लेकिन उसके पहले बिहार में काफ़ी कुछ हो जाएगा। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं पिछले 3-4 दिन में हुई हैं, उससे लग रहा है कि बिहार शायद दिल्ली का चुनाव आते आते बिहार भी किसी करवट बैठ जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बिहार का चुनाव उस समीकरण में नहीं होगा, यानी एनडीए जैसा दिख रहा है उस तरीके से नहीं होगा। वहाँ पे कुछ नया समीकरण होगा। नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा देखिए वहाँ के बिहार के लोग क्या करते हैं। पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं छात्र, बिहार एक आंदोलन की जगह है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि एक नई राजनीति 2025 में एक जन्म लेगी और वो राजनीति बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए बहुत मुफीद नहीं है। वो राजनीति बीजेपी और मोदी जी के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। जी बिल्कुल। 2025 पहला दिन, बिहार में क्या कुछ हो रहा है और बिहार की राजनीति का कितना असर पड़ने जा रहा है, यहां देश की राजनीति पर, नरेंद्र मोदी पर, और क्या देश मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं। आज इस चर्चा में हम वही सारी बातें रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात की सुबह से लेकर शाम तक गहमा गहमी, एक तरफ राज्यपाल के यहां से, दूसरी तरफ दोनों दलों में, यानी एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे में एक अलग सा वातावरण, एक अलग सा की गहमा गहमी वाला जो नजारा है वो हम बिहार में देख रहे हैं। आना चाहता हूं जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास, आपसे समझूं कि क्या आप दिल्ली से क्या कुछ आप देख रहे हैं। अभी आए थे नीतीश बाबू, बैरंग लौट गए, बिहार पटना गए, वहां छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उन सब के बीच आज का दिन और सबसे बड़ी बात कि राज्यपाल बदल दिए जाते हैं। और जैसा अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि राज्यपाल का बदलना शायद यहां नरेंद्र मोदी को करवा तो दिया, लेकिन उनके फायदे में नजर नहीं आ रहा है। क्या ऐसा माना जाए? और अगर ऐसा है तो जो बातें अभी तक कही जाती हैं नीतीश बाबू के लिए, जब आएंगे हम हमारे साथी हेमंत जी के पास तो और भी वो बताएंगे कि क्या चल रहा है पटना में, लेकिन उससे पहले यहां दिल्ली में बैठकर हम पटना को जो कुछ देख रहे हैं आपके नजरिए से समझना चाहता हूं। अगर किसी राज्य में विपक्ष कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या स्थिति चल रही है। तेजस्वी की भी आपने बाइट सुनाई, इससे ज्यादा कूल और काम कोई दिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो जो ग्राउंड रियलिटीज है बिहार की वो सरकार के खिलाफ जाती हुई दिख रही है, और दूसरी तरफ जो नीतीश बाबू का निर्णय है वो जो है विपक्ष को बहुत ही मजेदार और बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। अभी जो है नीतीश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये नीतीश को भी शायद खुद नहीं मालूम। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो दोनों तरफ से उनके लिए कुछ भी कहीं पे भी अच्छा नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बात मालूम है कि ये जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसके बाद उनकी पार्टी का भी और उनका भी, दोनों का रहना बहुत मुश्किल है। और अगर कहीं थोड़ी सी संभावना है जहां वो रह सकते हैं, जहां उनका अस्तित्व बच सकता है, तो वो जो है इंडिया गठबंधन ही है, वो लालू जी ही है जो उन्हें और ज्यादा थोड़ा सा ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी अब ये चुनाव अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ेगी। बीजेपी का एक बड़ा सपना है, महत्वाकांक्षा है, और वो उस स्थिति तक खुद को पहुंचा हुआ मानती है कि बिहार में वो अपने दम पर सरकार बना सकती है।
और ये स्थिति जो है तेजस्वी के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, या वहां पे कांग्रेस, लेफ्ट और सारे दल जो मिलकर लड़ते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि मुकाबला जो है आमने सामने हो और नीतीश बाबू कहीं हो नहीं। तो वहां सबसे खराब स्थिति में अगर कोई फंसा हुआ है जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो वो नीतीश बाबू है। दूसरी बात आरिफ मोहम्मद खान की। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान अभी बहुत स्मार्ट खेलेंगे। उन्हें दिख रहा है 2 साल बाद का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव। राज्यपाल बनते हुए उन्हें यहां जो पहुंचाया गया है वो इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि केरल में उनके पास करने को बहुत कुछ नहीं था। कई चीजें उन्होंने की वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ, लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, मगर उसका मोदी जी को उतना फायदा नहीं हुआ, इतना इंपैक्ट पैदा नहीं हुआ जितना बिहार में हो सकता है। तो मोदी जी भी चाहते हैं कि यहां पे आके वो बागडोर अपने हाथ में रखें और वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह के प्रोएक्टिव आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बंगाल में जगदीप धनखड़ बनते थे। और उन्हें यह भी दिख रहा है कि जगदीप धनखड़ को उसका पुरस्कार भी मिला, वो उपराष्ट्रपति भी बन गए। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बीजेपी के लिए कितना फायदा पहुंचाएंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन बिहार के अंदर अभी हम उनको बहुत ही एक्टिव रोल में देखेंगे। एक तीसरी बात, विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसके लिए देखिए, कांग्रेस ने 2025 को संगठन का साल घोषित किया है, बाकायदा अनाउंस करके अपनी बेलगावी सीडब्ल्यूसी में। ये 2025 बहुत इंपॉर्टेंट साल है कांग्रेस के लिए, इसलिए कि इस 21वीं सदी में जिसका एक चौथाई हिस्सा गुजर चुका है, 24 साल गुजर चुके हैं, 25वें में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस 21 सदी में प्रवेश की तैयारी उनके ही नेता राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी ही कहते थे कि मैं देश को 21वीं सदी में ले जा रहा हूं। उनकी कंप्यूटर क्रांति, दूरसंचार क्रांति, युवाओं को आगे बढ़ाना, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष मताधिकार की उम्र करना, यही वो चीजें थी जिसने देश को उसके लिए तैयार किया। और उसके बाद मनमोहन सिंह देश को वाकई असलियत में 21वीं सदी में लेके गए। लेकिन पिछले जो 10 साल हमारे बीते हैं, 10.5 और 11 भी अब कह सकते हैं उसको, वो 21वीं सदी को वापस पीछे की तरफ खींचने की कोशिश है। अतीत जीवी, प्रतिगामी, मोदी जी उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि चाहे 2024 खत्म होने की बात हो, चाहे 2025 आने की बात हो, चर्चा के केंद्र में मोदी जी नहीं, और अगर हैं तो नकारात्मक कारणों से। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो, और जब बने थे तो पूरा मीडिया भारी शोर मचा रहा था कि नेहरू जी की बराबरी। नेहरू जी अपने कामों से चर्चा में रहे हैं, मोदी जी अपने कामों से चर्चा में नहीं रहे। मोदी जी रहे हैं इन कारणों से कि वो नेहरू के खिलाफ क्या बोलते हैं जी, और नेहरू के खिलाफ बोलते बोलते आज वो राहुल के खिलाफ भी बोलने लगे। तो मोदी जी के पास सिर्फ जो राजनीति है वो नकारात्मक है, जबकि राहुल जो है 2024 में चर्चा में रहे, 2024 से पहले रहे। तो ये साल अब राहुल का, कांग्रेस का और विपक्षी गठबंधनों का साल होने वाला है, इंडिया गठबंधन का होने वाला है साल। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश मजबूत हो रहे हैं, बिहार में आप तेजस्वी के तेवर देख ही रहे हैं। इसलिए मोदी जी की जो मुश्किलों का आप सवाल कर रहे हैं वो बढ़ना तो बहुत स्वाभाविक है, और उसका जो जवाब है वो एक तरीके से दे सकते हैं ज्यादा काम करके, लेकिन वो ज्यादा काम करके जवाब देने के बदले और ज्यादा नेगेटिव अप्रोच के साथ सामने आ रहे हैं, और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जरा सुन ले। तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे थे, फिर आते हैं हेमंत कुमार जी के पास और समझते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उनका रोल क्या होने जा रहा है, और क्या आरिफ मोहम्मद खान ये समझ चुके हैं कि बिहार का चुनाव अगली दफा बीजेपी के हाथ में तो नहीं आने जा रहा है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि क्या आरिफ मोहम्मद खान खुद को उस ढंग से साबित कर पाएंगे जैसा वेस्ट बंगाल में गवर्नर रहते हुए जगदीप धनखड़ ने साबित किया था। वहां 36 का आंकड़ा बना दिया था उन्होंने मुख्यमंत्री और खुद के बीच।
उतनी दूरियां बढ़ा दी थी जिसका फायदा उनको मिला उपराष्ट्रपति पद को लेकर। लेकिन क्या आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति पद की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं, या उनको यह लगता है कि नहीं, अब यह सरकार जाने वाली है, इसलिए जो आने वाली है उधर हाथ बढ़ाया जाए? क्या यह है इशारा या कुछ और है? सब कुछ समझेंगे हेमंत कुमार जी से और सुनील शुक्ला जी से। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनना, इस बाइट को सुनना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यहां तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसके अंदर बहुत कुछ है। जरा सुनिए। सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब सर, होंगे। क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगार। तो यहां सुन रहे थे आप, बहुत डिप्लोमेटिक वे में बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे थे यहां तेजस्वी यादव। लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ये साफ साफ, अगर एक तरफ मुख्यमंत्री जी को, नीतीश चाचा जी को बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री पद पर बहुत दिन रह लिए, क्या दिल्ली भेजेंगे, ये सवाल भी उठता है। लेकिन उससे पहले आरिफ मोहम्मद खान, हेमंत कुमार जी, कैसे देखा जाए इनको? आज तो दिन भर चर्चा में वही है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उधर नीतीश बाबू के साथ उनके गांव जाना, उसके बाद इधर शाम को आना, लालू और राबड़ी देवी से मुलाकात करना। तेजस्वी यादव उससे पहले राजभवन गए, लौट के आए, फिर उनका स्वागत कर रहे हैं अपने घर पे। ये चल क्या रहा है पटना में आखिर? राजीव जी धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव ने तो कह ही दिया कि चाचा की विदाई तय है, वो थक चुके हैं। और आज बिहार में जो 3 बड़ी घटनाएं जो हुई, एक राज्यपाल महोदय नीतीश जी के गांव गए उनके साथ उनकी मां की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने के लिए, एक तेजस्वी यादव की चिट्ठी सामने आई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया, फुटेज खाने वाले मीडिया को उन्होंने भूजा खाने की सलाह दी कि भूजा खाइए आप लोग, ठंड बहुत अधिक है। और तीसरी बात हुई कि जेडीयू का एक पोस्टर सामने आया, पोस्टर में लिखा है 2025 फिर से नीतीश। तो ये जो कुछ आज हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसकी पृष्ठभूमि ये है कि नीतीश जी के बारे में लगातार चर्चा चल रही थी कि नीतीश जी पाला बदलने वाले हैं और
मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि इस प्रचार के पीछे बीजेपी का हाथ है, इस प्रचार को बढ़ाने में, क्योंकि इस प्रचार से दो बातें होती हैं। एक बात होती है यह है कि जो विपक्षी दल है और खासकर आरजेडी है, उसकी लड़ाई की धार कुंद होती है, उसके जनाधार में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि अब नीतीश जी इधर आ रहे हैं, अब सरकार बन जाएगी अब महागठबंधन की, आरजेडी की। और दूसरी बात होती है कि नीतीश जी की जो छवि है उसमें डेंट बढ़ता जाता है, वह धूमिल से धूमिलतर होती जाती है। तो ये बीजेपी इस तरह के प्रचार आयोजित करवाती है। तो ये, लेकिन इसमें वह उतना ही करती है जितना कि वो वीणा के तार को उतना ही कसा जाए कि वह टूट नहीं जाए, उसमें से राग आना बंद हो जाए। तो वो तोड़ना नहीं चाहती है उस वीणा के तार को, वो चाहती है कि वो बजता रहे, उसमें से कुछ राग निकलता रहे। तो आज जो आरिफ मोहम्मद खान साहब गए वहां नीतीश जी के यहाँ, उनके साथ गए, उनके गांव गए, तो उसके जाने का मकसद है, आरिफ मोहम्मद खान को मैं समझता हूं कि वो बहुत प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहा है। ऐसे तो बीजेपी के राज में जितने भी राज्यपाल हैं सब प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं अपने अलग अलग एजेंडे के अनुसार, ये भी करेंगे और ये ज्यादा करेंगे। जब आए तो पहला दिन तो वो फुलवाड़ी शरीफ गए, जहां उनके ये एमयू के बहुत पुराने मित्र हैं जो झारखंड सरकार में अधिकारी थे, उनके घर मिलने के लिए गए थे। उसके बाद वो आज नीतीश जी के गांव गए। एक बात बताइए हेमंत जी, एक बात बताइए, चलिए वो उसकी बात करते हैं, लेकिन एक ये बताइए कि क्या नीतीश बाबू, आप कह रहे हैं नीतीश बाबू एनडीए में रह के चुनाव लड़ने वाले हैं? और अगर वो रहेंगे एनडीए में तो उनको क्या फायदा है? अभी आप एक पोस्टर की बात कर रहे हैं, 2025 फिर से नीतीश, साल 2025 फिर से नीतीश, ऐसे ही कोई पोस्टर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की मंशा थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, आज तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, उनकी मंशा है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। नीतीश बाबू की तरफ से पोस्टर लगाया जाता है, इससे पहले नीतीश बाबू जो यात्रा निकालते हैं उसमें कहीं भी बीजेपी का कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ नीतीश कुमार हैं। आज जिस पोस्टर को लगाया गया उस पोस्टर में भी सिर्फ नीतीश कुमार हैं। और उसके बाद एक चैप्टर और खुला हुआ है महाराष्ट्र का, जहां एकनाथ शिंदे हैं, और एकनाथ शिंदे को कैसे किनारे लगाया गया है ये और उनसे बेहतर और कौन बताएगा? क्या ये तमाम बातें नीतीश बाबू के सामने नहीं खड़ी होती हैं? और ऐसे में कैसे माना जाए कि नीतीश बाबू चुनाव तक एनडीए के साथ रहेंगे? जी, जो बात मैं कहना चाह रहा था उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उसी को मैं अपनी बात जोड़ता हूं कि जो नीतीश जी को लेकर के जो कुछ सामने आया है और नीतीश जी की पार्टी की ओर से जो जवाब आया है और तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है, उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई कि किस पृष्ठभूमि में यह बात हो रही है। आप भी सहमत हैं और हम सब भी सहमत हैं कि जो बीजेपी और नीतीश जी का जो साथ है वो साथ कुछ ऐसा ही है कि दोनों एक दूसरे को लंगी मारने के लिए के मौके का तलाश करते रहते हैं। ये अतीत में प्रमाणित भी हुआ है ये बात कि 2020 में जिस तरह से नीतीश जी को फिनिश करने की कोशिश की गई और उसमें आंशिक तौर पर सफलता मिली बीजेपी को, नीतीश जी एक नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के रह गए और बीजेपी के कहने पर वो मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी का जो मिशन बिहार है वो कभी स्थिर, वो कभी शांत हो जाता है, कभी वो तेज हो जाता है, कभी उसको लेकर के उसके नेता अग्नि पंक्ति के जो नेता है वो बोलते हैं, कभी पीछे की पंक्ति के नेता बोलते हैं। इस बार चर्चा कहां से शुरू हुई? चर्चा शुरू हुई अमित शाह के बयान के बाद, और उसके बाद कुछ लोगों ने उनके लिए भारत रत्न मांगा, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए जीतन राम मांझी जैसे लोग आ गए। तो नीतीश जी का जो स्टेक है उस स्टेक को बचाने के लिए उनकी पार्टी के भीतर भी एक नए किस्म का ध्रुवीकरण हुआ है। वो ध्रुवीकरण ये है कि उसको मैं सीधे शब्दों में कहूं तो कुर्मी का राज बचाना है, और उसमें जो ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हिस्सा है जिसके बदलाव की ओर लगातार आप लोग भी चर्चा करते रहे हैं, वो चाहता है कि ये जो लोग हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, जो नीतीश जी के इर्द गिर्द हैं, उनकी भूमिका को कट किया गया है। और इसीलिए ये जो पोस्टर की बात मैंने कही
और जो नीतीश जी की जो भाव भंगिमा को लेकर था कि नीतीश जी बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी दिल्ली गए, वहां मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, मोदी जी से उनका जो अपॉइंटमेंट था वो अचानक कैंसिल हो गया, उनको नड्डा से मिलने के लिए कहा गया। तो इन तमाम तरह के जो हालात हैं, उस हालात में आज आरिफ मोहम्मद खान का उधर जाना ये है कि अभी मामले को ठंडे बस्ते में दबा कर रखना है, सामने में चुनाव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी अपने मिशन से को खत्म कर मान रही है, वो अपने मिशन पर कायम रहती है। मैंने कहा कि कभी वह उस मिशन को तेज करती है, कभी उस पर बहुत धीमे धीमे अमल करती है, दूसरे ढंग से अमल करती है। तो ये जो लड़ाई है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच, साथ रह करके जो एक दूसरे के साथ जो सहमत का जो खेल चल रहा है, उस खेल में आज जो चीज सामने आई उसमें तेजस्वी यादव ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक दिया कि उन्होंने जब कहा कि चाचा की विदाई तय है, और कैटेगरिकली उन्होंने एक तरह से नीतीश जी पर हमला किया कि वो थक चुके हुए हैं, उनसे अब यह राज संभल नहीं रहा है और हम नया बिहार बनाएंगे, हम जनता का बिहार बनाएंगे। तो ये जो बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते सहज नहीं हैं, उस रिश्ते में असहजता है। और उसको आरिफ मोहम्मद खान जो एक तरह से चीजें ज्यादा बिखरती हुई दिखाई दे रही थी, उसको सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कितना सहेजा जा पाएगा? जी हेमंत जी, आरिफ मोहम्मद खान से जब अभी थोड़ी देर पहले दिन में मतलब मिले थे जब तेजस्वी यादव, तो कुछ फोटोज के साथ उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो तो देखेंगे, फोटो देखना बहुत जरूरी। जरा स्क्रीन पर ले आइए, देखिए ट्वीट है और इसके फोटोग्राफ्स को देखिए। ट्वीट में साफ साफ लिखा है, बिहार के नवनियुक्त माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी से राजभवन में मुलाकात कर पद ग्रहण और नव वर्ष की बधाई दी। ये लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। चलिए बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन तस्वीरों को देखिए आप। पहली तस्वीर ऊपर से क्लॉकवाइज, दूसरी क्लॉकवाइज, तीसरी, उसके बाद चौथी तस्वीर जो देखिए पहली के नीचे वाली तस्वीर, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि एक इंटीमेसी दोनों के बीच, और इसके बाद इनका आरिफ मोहम्मद खान का जाना, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से मिलना, राबड़ी निवास पर मिलना, ये क्या मायने रख सकता है। और यहां से वहां की तस्वीर, ये तय मानिए कि ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ वाले जैसे राज्यपाल साबित नहीं होने जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में थे। उसके बाद भी फायदा नहीं हुआ था वहां बीजेपी को फायदावान नहीं हुआ था। बीजेपी वहां मुझे याद है कि उस समय नारे लगे थे 2 मई दीदी गई, क्योंकि 2 मई को रिजल्ट आना था। 2021 की बात कर रहा हूं, और अब 2026 में फिर से वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार में चुनाव है इस 2025 में, और इस बिहार के चुनाव से पहले आरिफ मोहम्मद खान को वहां ले जाना, क्या रणनीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है बीजेपी की रणनीति में, नरेंद्र मोदी की रणनीति में। और आरिफ मोहम्मद खान आप जानते हैं पहले पॉलिटिशियन थे, जनता दल में रहे हैं और काफी करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, लालू प्रसाद यादव के, ये भी आप लोगों को पता है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, इतिहास आप जानते हैं, जरा यहां समझना जरूरी, मैं समझना चाहता हूं आरिफ मोहम्मद खान की राजनीति को समझना चाहता हूं। हालांकि हैं वो राज्यपाल, लेकिन राजनीति जो है उनकी, उसको समझेंगे तो फिर बिहार में क्या होने जा रहा है ये समझ में आएगी बात। सुनील जी अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर तब तक सुनील जी रिकनेक्ट होइए आप। अमलेंदु जी जरा इनकी राजनीति को समझाइए और क्या आपको दिखाई देता है। राजीव जी, पहली बात तो ये है कि आरिफ मोहम्मद खान अगर राष्ट्रपति बनना भी चाहते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान ये भी समझ रहे हैं कि मोदी जी की अब जो है वो क्षमता नहीं बचेगी कि वो आने वाले समय में किसी को राष्ट्रपति बनवा पाए। जगदीप धनखड़ साहब ये दिन में सपना देख सकते हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान खाए खेले व्यक्ति हैं और वो समझते हैं कि मोदी जी की अभी ताकत नहीं बचेगी कि 2 साल के बाद किसी को वो राष्ट्रपति बनवा पाए। तो आरिफ मोहम्मद खान बहुत स्मार्ट मूव खेल रहे हैं और आरिफ मोहम्मद खान मोदी जी के लिए फ्रूटफुल कतई साबित नहीं होंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने जाते जाते राजीव जी अपने पुराने संबंधों को निभाया है और एक संकेत दे दिया है। आरिफ मोहम्मद खान जनता दली हैं। वीपी सिंह ने जिस समय कांग्रेस छोड़ी थी, वीपी सिंह के साथ आरिफ मोहम्मद खान ने जनता दल छोड़ा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ उन्होंने केंद्र में काम किया है
और आज राजीव जी उनकी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ उनके गांव जाना हो, चाहे वो अपने पुराने एक उनके जो साथी रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके घर गए हों, और चाहे लालू प्रसाद यादव के घर हों। आप तीनों मुलाकातों को देखिए तो आरिफ मोहम्मद खान अपने पुराने साथियों से मिल रहे हैं। तो ये पुराने साथियों से मिलना जो है ये कुछ बहुत संकेत देता है। राजीव जी, आपने जो शुरू में बात कही थी कि आरिफ मोहम्मद खान जगदीप धनखड़ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि आरिफ मोहम्मद खान जगदीप धनखड़ नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान केरल में जाकर तो काम कर सकते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन अगर बीजेपी के लिए आरिफ मोहम्मद बीजेपी ये सोचे कि ये जो है वो आकर के यहाँ भी काम करेंगे बीजेपी के लिए, तो संभव नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान राजीव जी बीजेपी में होते हुए भी जो बहराइच में उनका वो जो चलाते हैं वो अपना बहराइच में ध्यान पड़ता है, बहराइच में ही है वो राम रहीम कुछ करके उनका एक वो है, मतलब सांप्रदायिक एकता के लिए जो चलाते हैं वो चलाते रहे। तो बीजेपी की राजनीति को आरिफ मोहम्मद खान जो हैं, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको पुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो आरिफ मोहम्मद खान को भेजकर मुझे लगता है कि बीजेपी ने वहां गलती कर दी है। सोचा यही गया था कि उन्होंने जिस तरीके से पी विजयन के लिए वहां दिक्कतें पैदा की केरल में, यही दिक्कतें वो पैदा करेंगे यहाँ नीतीश कुमार के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसके संकेत आरिफ मोहम्मद खान ने दे दिए हैं। मोदी जी के पास अभी भी समय है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, अभी भी उनको कहीं और राज्यपाल बनाकर भेज दें, और हो सकता है राजीव जी की सुबह तक जो है वो परवाना आ भी जाए कि आरिफ मोहम्मद खान जो है अब बिहार के राज्यपाल नहीं रहे। ऐसा हो भी सकता है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल रहते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान बहुत स्मार्ट मूव खेलेंगे, और एक तीसरे एंट्री जो है बिहार की राजनीति में आरिफ मोहम्मद खान की हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि आरिफ मोहम्मद खान के जरिए वो नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करेगी तो वहां खेल उल्टा हो जाएगा। देखिए राजीव जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों जेपी के आंदोलन से निकले हैं और दोनों साथी रहे लंबे समय तक, और तमाम राजनीतिक दुश्मनियों के बावजूद दोनों के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो खराब नहीं हुए। संसद में भी जब हास प्रहार, मतलब एक दूसरे पर प्रहार करते थे, तो हास प्रहास की श्रेणी में ही जो थे वो एक दूसरे पर प्रहार किया करते थे, और इसके बावजूद और दोनों के बीच संबंधों को खराब करवाने वाले भी दोनों के पुराने सब साथी रहे हैं, और फिर उनके संबंध मिलाने वाले भी उनके सब पुराने साथी ही रहे। तो यहाँ अब पुराने साथियों की भूमिका बहुत ज्यादा हो जा रही है, और अगर आरिफ मोहम्मद खान राबड़ी देवी से जाकर उनके निवास में मिलते हैं, तेजस्वी यादव उनसे जाकर मिलते हैं, और नीतीश कुमार के साथ जाकर मिलते हैं, तो राजीव जी खेल तो अब ये जो चला मोदी जी ने, मोदी जी के लिए उल्टा पड़ने जा रहा है। हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं, और मुझे लगता है राजीव जी की मेरी जो दूर देखने की क्षमता है, चश्मा मेरे भले ही लग गया है, लेकिन नंबर मेरे चश्मों का ठीक ही ठाक है। जी, नंबर ठीक ठाक है। चश्मा लगाते इसलिए हैं कि साफ दिखे, ठीक दिखे। चश्मा लगाने का मतलब ये नहीं होता, मैं भी लगाया हुआ हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी दूर दृष्टि हो या पास दृष्टि हो वो खराब है और इसलिए आप चश्मा लगा के और खराब कर लिए, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप जो देख रहे हैं सही देख रहे हैं। हमारे तमाम साथी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज तो मैं आ ही रही। जी 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 जी, प्लीज अपनी बात रखिए। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ समझना, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान को अगर हम समझेंगे, वहां की राजनीति को समझेंगे, नीतीश कुमार को समझना आसान होगा, और नीतीश कुमार को अगर समझते हैं तो फिर देश की सियासत और आने वाले समय में जो कुछ होने जा रहा है उन सब पर एक विवेचना तो कर ही सकते हैं, विश्लेषण कर ही सकते हैं। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। आरिफ मोहम्मद खान की लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी से या तेजस्वी से मुलाकात, ये तो संभव नहीं है कि लोग चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने। यह जरूर है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का संघसाथ निश्चित रूप से बहुत अस्वाभाविक संघसाथ है, ये नेचुरल संघसाथ नहीं है। जो राजनीति नीतीश कुमार करते हैं वह राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता है कि बिना नीतीश कुमार के वह अपने राजनीतिक ताकत बिहार में नहीं बचाए रख सकती है, उसके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है। अब प्रश्न पैदा यह होता है कि क्या नीतीश कुमार की अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए पूरी हो सकती है? जिस राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं वह जो मतदाता इनको पिछले विधानसभा चुनाव में छोड़ के चला गया था वो लौट के चला आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को पिछले चुनाव में आगे किए हुए थी, वो क्यों था? जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार चाहती है बिना किसी के मदद के, वह नीतीश कुमार को मजबूत होते हुए क्यों देखना चाहिए? दोनों चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक कमजोर नीतीश कुमार भी चाहिए, लेकिन और अपनी सरकार भी चाहिए। कमजोर नीतीश कुमार चाहिए उसको,
अब नीतीश कुमार को देखना है कि वह अपनी राजनीतिक ताकत के साथ वह इंडिया दल समूह या आरजेडी के साथ अपने को बढ़ाना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीति को, अपने राजनीतिक धरातल को धीरे धीरे खिसकते हुए देखना चाहते हैं। सरकार चलाना अलग बात होती है, ठीक है, सरकार आपने चला लिया, बहुत 5 साल तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचा, लेकिन अब चुनाव में जा रहे हैं आप। चुनाव में जिन मतदाताओं को आपने तैयार किया है, जो मतदाता वर्ग आपके साथ खड़ा रहा है, क्या वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके रहते हुए वो आपकी राजनीति के लिए तैयार होगा? मैं अभी अयोध्या में जो बिरादरी है नीतीश कुमार जी की, उनकी एक बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में हर राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए, हर राजनीतिक दल से, बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, और सब ने एक स्वर से कहा कि अगर हमारी बिरादरी का उम्मीदवार जिस पार्टी से आएगा हम उसका समर्थन करेंगे। अब ये सोचने की स्थिति है कि क्या यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ परवान चढ़ पाएगी? नीतीश कुमार के सामने समस्या है, और नीतीश कुमार को चुनाव के मद्देनजर सरकार चलाने की स्थिति नहीं है। अब यह देखना है कि चुनाव के मद्देनजर वह कहां जाकर के टिकेंगे। क्या वो मैं दिल्ली में जाना, गृह मंत्री से न मिलना, प्रधानमंत्री से न मुलाकात होना, जेपी नड्डा से भी केवल फोन पे बात होना, क्या इसका मतलब है? भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं? और निश्चित ये तो तय है कि आज वैकल्पिक जो राजनीतिक ताकत है बिहार में वो आरजेडी की है। आरजेडी ने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया है। आरजेडी के पास ये भी है कि जो अन्य पिछड़ों का जो राजनीतिक समीकरण है उसको ठीक कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के लिए भारी पड़ेगी। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, सनातन की राजनीति, वह उनके मतदाताओं के लिए मुफीद है या नहीं है? आरिफ मोहम्मद खान साहब इस राजनीतिक समीकरण को में बदलाव नहीं ला सकते, ये संभव नहीं है। या जो तेजस्वी यादव की जो आक्रामक राजनीति है नीतीश के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ, उसमें कुछ सुधार थोड़े हो जाएगा। राज्यपालों के भरोसे आप अपनी राजनीतिक ताकत थोड़े बटोर सकते हैं। अगर राज्यपालों के भरोसे राजनीतिक ताकत बटोरनी होती तो धनखड़ साहब सत्ता दिलवा दिए होते पश्चिम बंगाल में, वो तो हुआ नहीं। रवि साहब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार को उखाड़ के फेंक दिए होते जी। केरल में भी आरिफ मोहम्मद खान साहब वामपंथियों की सरकार को तबाह कर दिए होते। 2-2 साल तक इन्होंने विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके रखा हुआ, 2-2 साल तक। जब सुप्रीम कोर्ट का ने हस्तक्षेप किया तब उन्होंने राष्ट्रपति के पास उसको संदर्भित कर दिया। ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। यह जरूर है कि चूंकि आरिफ मोहम्मद खान साहब के संबंध जनता दल के दौरान लालू जी से रहा है, नीतीश जी से भी रहा है, तमाम लोगों से रहा है। वो हो सकता है उस कटसी में लालू जी से मिलने चले गए हो, लेकिन वो लालू जी की राजनीति में बदलाव ला देंगे ये तो मुझे नहीं लगता करिए। अगर लालू जी की राजनीति में बदलाव ला दिए उनके मिलने मिलाने से, तब तो फिर कोई किसी राजनीतिक व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। मेरा अपना मानना यह है कि जो राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं उस राजनीति के सामने एनडीए सरकार के इंडिया के सामने बड़ी चुनौती है। वह जो हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी का नारा है वह इस सामाजिक समीकरण में कमजोर होगा। हिंदुत्व के नारे को बिहार के लोगों ने बहुत स्वीकार किया नहीं कभी, और गवर्नेंस के मुद्दे पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी इस बार अपने सुशासन भाव का जो उनका भूमिका रही है उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाएंगे। जितने मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार जी चुप रहे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मसला हो, चाहे वो वक्फ रिपोर्ट का मसला हो, वक्फ बिल का मुद्दा हो, आज बिहार लोकसभा आयोग के छात्रों का जो सवाल हो, चाहे दलितों के मुद्दे हो, किसी मुद्दे पर नीतीश कुमार जी वो वोकल नहीं रहे, आक्रामक नहीं रहे। ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं बोला उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न बोलना भी एक राजनीतिक संकेत तो देता ही देता है। और नीतीश कुमार जी के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। नीतीश कुमार जी कल इंडिया छोड़ करके वो अगर इंडिया में चले जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का किस कदर विरोध किया था जब
नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आए, इन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने सम्मान पे भोज आयोजित किया था उसको रद्द कर दिया जी। इन्होंने ही, नीतीश कुमार जी ने ही पिछली बार एनडीए को छोड़कर के वो आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई। अब सवाल है ना कि अब स्थितियां बदली हुई हैं, अब सरकार चलाने का मुद्दा नहीं, अब चुनाव में जाने का मुद्दा है। बिल्कुल। और यह सवाल है कि आप उस चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत को कैसे आप अपने साथ रख सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें तो अपनी राजनीति को बनाए रह सकते हो। और मेरा अपना मानना है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब की भूमिका कोई बहुत राजनीतिक बदलाव ला देगी बिहार में, ऐसा मैं देखता नहीं। जी जी। आरिफ मोहम्मद खान क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, और नीतीश बाबू क्या कर सकते हैं, और क्या कुछ हो रहा है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। आप कैसे देखते हैं कि यहां तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और लगातार नीतीश चाचा के ऊपर हमला करते हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ यहां साफ साफ ये भी दिखाई देता है कि चुनाव की तैयारियां भी भरपूर है, और उसके लिए आज से घोषणा भी हो गई, शुरुआत भी कर दी। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो नीतीश बाबू दिल्ली से लेकर पटना से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से पटना जाते हैं, और यहां मुलाकातें नहीं होना, अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, पार्टी अध्यक्ष से यानी बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात उनकी होनी थी, उनसे नहीं मुलाकात होती है, वापस जाते हैं, और उसके बाद वहां का सब कुछ अगर मिलाइए आप, इस बीच राज्यपाल का, नए राज्यपाल का आना, पदभार ग्रहण करना, ये सबको मिलाइए जरा, वो जो डॉट्स जोड़ते हैं आप जरा मिलाने की कोशिश कीजिए, क्या दिखाई देता है। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान का बतौर राज्यपाल केवल दो भूमिका है। एक भूमिका ये कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से खिन्न होकर और विधानसभा समय से पहले भंग करने की सिफारिश करें तो उस फैसले पर वो केंद्र सरकार या मोदी और अमित शाह के पक्ष में फैसला करेंगे, उसको लटकाएंगे और वो मामला बढ़ेगा, विवाद होगा। तो एक तो ये उनका रोल है। दूसरा रोल उनका है कि चुनाव में अगर हंग असेंबली आती है तो उनका एक रोल आता है। देखिए, बिहार की राजनीति में राजीव जी 5-6 मुख्य किरदार हैं। दिल्ली से 3 किरदार हैं, मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। बिहार में भी 3 हैं, अगर लालू प्रसाद यादव और उनको तेजस्वी यादव को हम एक माने तो नीतीश कुमार। तो 3 किरदार बिहार में। बाकी जितने लोग हैं वो एक्स्ट्रा के रोल में है, वो अतिथि के रोल में है, वो गेस्ट अपीयरेंस के रोल में है। कोई वहां का पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा इन्हीं लोगों को सेट करना है। और तेजस्वी यादव बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि कोई ऐसा टाइम बीइंग एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आए और आरजेडी उनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना दे, इसके खिलाफ वो कई बार संकेत दे चुके हैं कि अब हो गया, नीतीश कुमार की पारी खत्म हो चुकी है। अच्छा, बार बार पार्टियां बदलने से, एक बार नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मेज पर खाना खाने से मना कर दिया था, रैली में हाथ मिलाने से मना कर दिया था, और उसके बाद फिर ये कहते हुए आप पाए गए कि साहब हम इस जीवन में तो दोबारा कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, और वो इस जीवन क्या उसी साल चले गए। तो ये नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बार बार पार्टियां बदलने से, पलटी मारने से उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई है। देखिए, जो मौजूदा अभी जो संकट है, मौजूदा जो डिबेट है, वहाँ पे जो पोस्टर आ गया नीतीश कुमार के बारे में कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उनकी तरफ से पोस्टर आ गया। बेसिकली वहाँ पे 2 बातें अमित शाह की जो अभी हाल फिलहाल की हैं। एक, उनका डॉक्टर अंबेडकर पर दिया गया अपमानजनक बयान, और नीतीश कुमार ने उसमें चुप्पी साधी। उसका असर बिहार में भी होगा, पूरे देश में है।
अभी हमको हो सकता है ना लगे, लेकिन उसका असर अंदर अंदर काफी है। दूसरा कि जो अमित शाह ने कहा कि एक संकेत दिया कि बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए नहीं तय करेगा। इसने नीतीश कुमार को थोड़ा सा उतावला बना दिया और वो इधर उधर आप संकेत दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पक्ष में वही जाएगा कि बिहार में केओस बना रहे, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में तनातनी चलती रहे, ये केओस बना रहे और उस केओस का उनको फायदा होगा। जब तक बिहार के चुनाव, मान लीजिए कि बिहार के चुनाव अपने नियत समय ही होते हैं, तब तक जातिवाद जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि इस साल वो होना है जी, और तब तक फैसला आ जाना चाहिए। अगर वो फैसला आता है तो भी और नहीं आता है तो भी वो एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिए बनेगा, क्योंकि बिहार में जातिवाद सर्वेक्षण हो चुका है, ऑलरेडी एक मुद्दा वहां पे है। तो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वहां पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, संविधान, वामपंथी पार्टियां, इनका एक बड़ा रोल बिहार की राजनीति में होगा। आप लोकसभा के चुनाव में भी देखिए कि पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी का और नीतीश कुमार दोनों का प्रदर्शन खराब रहा है जी। तो इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मल्टीप्लाई होके विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। तो अभी जो मौजूदा है वो जो सबसे बड़े जिसको कहे कि संकट मोचक है मोदी के, मैन फ्राइडे, और नंबर 2 शक्तिशाली अमित शाह, वही केंद्र में है और उन्हीं के 2 बयानों से सारी पॉलिटिक्स में जो है वो गर्मी है वहां पे, इस जाड़े में भी जी। तो नीतीश कुमार ने मुश्किल में डाला, वो नीतीश कुमार नहीं, अमित शाह ने मुश्किल में डाला हुआ है बीजेपी को बिहार में फिलहाल। तो अमित शाह ने बीजेपी को मुश्किल में डाला। अभी अमित शाह जाने वाले हैं, 6 तारीख को शायद पहुंचने वाले हैं बिहार, और लेकिन उस समय नीतीश बाबू अपनी यात्रा में जाएंगे और शायद मुलाकात ना हो। इसके भी बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार मिलना नहीं चाहते हैं अमित शाह से, और अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो दिया गया बयान था, 6 बार अंबेडकर कह के कि इतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के स्वर्ग मिल जाते, ये जो बात उनकी कही थी, इस बात पे उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन जनता की अदालत में जब जाएंगे तो पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा था। और अगर ऐसा पूछेगी तो फिर बिहार में नीतीश बाबू क्या जवाब देंगे, क्योंकि नीतीश बाबू तो उनके साथ हैं। तो नीतीश बाबू के साथ बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो हमारे साथ आ जाएं, या इंडिया गठबंधन यहां वेट एंड वॉच कर रहा है, या इंडिया गठबंधन को नीतीश बाबू का साथ आना फायदेमंद होगा बिहार में? जरा समझते हैं शकील अख्तर जी। अब जरा दूसरी चीज को देखा जाए, इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर नीतीश आते हैं तब, नहीं आते हैं तब, बिहार की सियासत, उसमें भी चुनाव, मान लीजिए कि अभी चुनाव है, शकील जी। देखिए राजीव जी, आपने कहा कि अगर अमित शाह बिहार जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। ये मुद्दा अंबेडकर का इतना बड़ा है कि उसके बाद अमित शाह का जनता के बीच जाना बहुत मुश्किल होगा। और आप देखेंगे कि कहीं पे भी अब जब चुनाव होगा, दिल्ली का होगा उसके बाद बिहार का होगा, तो बीजेपी उनको किस तरह सामने लाती है या नहीं लाती है, ये मुद्दा आसान नहीं है। अभी मनमोहन सिंह जी के शोक के कारण जो है कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने उस मुद्दे को छोड़ रखा है, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये शोक का टाइम है, लेकिन ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ेगा। दूसरी बात, ये ग्राउंड पे क्या चल रहा है, ये हम केवल एक सवाल सामने आया है, जो आपने तेजस्वी की बाइट दिखाई, पूरी लंबी बाइट थी, उसमें एक ही सवाल सामने दिखा और वही सवाल बताता है कि ग्राउंड पे हकीकत में क्या चल रहा है। उस रिपोर्टर का सवाल था कि क्या सरकार चुनाव के पहले ही बना लेंगे आप या चुनाव के बाद बनाएंगे? जी, नीतीश पहले ही आ जाएंगे,
मतलब बिहार के ग्राउंड में वहां पे ये चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पर है कि नीतीश बाबू का क्या होगा, नीतीश बाबू क्या करेंगे। और ये जो है नीतीश के लिए किसी भी तरह से अच्छी स्थिति नहीं है। कंफर्टेबल तो सबसे ज्यादा तेजस्वी है, इंडिया गठबंधन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि आएंगे नहीं आएंगे, अपने आप आ जाए तो स्वागत है। लालू मना नहीं करेंगे, नहीं उसको तेजस्वी मना नहीं करेंगे, उन्हें मना करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो भी इन्हें अब कोई परेशानी नहीं है। देखिए समस्या क्या है सबसे बड़ी, कि नीतीश के पास एक ऐसा वोट बैंक है जिसको लेके थोड़ी सी परेशानी पहले तेजस्वी को हुआ करती थी, लेकिन अब जो है नीतीश के इस ढुलमुल रवैये की वजह से और अमित शाह के बयान की वजह से वो जो वोट बैंक है, वो जो समुदाय है, वो अपने आप स्वतः ही बीजेपी से खिसक रहा है। वो समुदाय कौन सा था? नीतीश के बाद दो समुदाय थे खासतौर से, और जो उन्होंने खुद ही बनाए थे, एक अति दलित और एक अति पिछड़ा। अति दलित और अति पिछड़ा दोनों के दोनों जो है अंबेडकराइड है, अंबेडकर के भक्तों में से है, और अंबेडकर के खिलाफ बयान देके आप उनका समर्थन किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकते। अभी ये बीजेपी पता नहीं कितना समझी है कितना नहीं समझी है, हमें नहीं मालूम, लेकिन अंबेडकर का मुद्दा गांव गांव तक पहुंच चुका है। और वो मुद्दा ऐसा है कि वो लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारी जिंदगी बदली है, इनका अपमान तो हम किसी भी कीमत पे सहन कर ही नहीं सकते। ये बहुत लंबा जाने वाला सवाल है ये। अगर बीजेपी इस पे कोई डिसीजन नहीं लेती है तो ये सवाल बहुत लंबा जाएगा, और ये बीजेपी के लिए हर हाल में हर जगह सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा जी। तो नीतीश कुमार का जो एक प्लस पॉइंट था, वो प्लस पॉइंट अब उनसे धीरे धीरे खिसक रहा है। उनका कोई बयान न देना अमित शाह के उनके खिलाफ ही जा रहा है। अमित शाह के मुद्दे पर जो चुप है वो अमित शाह के साथ ही है। चुप रहना अमित शाह का विरोध नहीं माना जा रहा। अगर आप चुप हैं तो आप उनके साथ ही हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार को या तो उनका विरोध करना चाहिए था, और नीतीश कुमार चूंकि विरोध नहीं करते हैं तो उनके वोटर के अंदर सीधा सीधा मैसेज गया है कि नीतीश बाबू जो है विरोध में नहीं है। और ये जो है इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही फायदेमंद स्थिति है। इसलिए अब बिहार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है एक बात और इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस जो है इस समय अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है, जैसा कि उसने बेलगावी में वादा किया है। और अगर वो कर लेती है तो सारी स्थितियां एक आपको बिल्कुल भिन्न रूप में देखने को मिलेंगी। देखिए 2024 में वो एक टर्निंग पॉइंट था 240 में मोदी जी को रोकना, वो बहुत बड़ी बात थी, और वो काम किया था राहुल ने और इंडिया गठबंधन ने, सबने मिलकर। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जो बढ़त बनाई थी वो थोड़ी कम कर दी, लेकिन अमित शाह के बयान ने स्थिति फिर वहीं के वहीं ला दी है। अब स्थिति वही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद थी। इंडिया गठबंधन जो है इस समय थोड़ा सा एज लेके खेल रही है। तो इसलिए दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव, ये दोनों चुनाव जो है ये ऐसे चुनाव है कि जिसमें हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि बीजेपी अमित शाह को कितना सामने लाती है और कितना नहीं लाती है। अगर दिल्ली में सामने नहीं लाई तो बड़ा सीधा मतलब है कि बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर अब शुरू हो गया है। दिल्ली में नहीं लाएगी तो बिहार में तो लाने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है फिर उसका। और घर में बिठा के आप क्या उनका फायदा लेंगे क्या नहीं लेंगे, ये कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। ये सबको मालूम है कि उनका कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिसकी वजह से वो ज्यादा समय तक टिक पाए। देखिए मोदी जी के निकट के वो आदमी है, मोदी जी के बहुत सारे राजदार हैं वो, और मोदी जी का उनको भरोसा है। इसके अलावा उनकी और कोई विशेष योग्यता है ये तो बीजेपी के नेताओं को भी नहीं मालूम। और मोदी जी कब तक संभालेंगे, कब तक बचाएंगे, मोदी जी का इतिहास तो ऐसा कभी रहा नहीं है। मोदी जी ने तो कभी किसी को नहीं बचाया है, किसी का साथ नहीं दिया है। मोदी जी सिर्फ अपनी राजनीति देखते हैं।
तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए 2025 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है और देखते हैं क्या होता है। जी राजीव जी बिल्कुल, 2025 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट साल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिहाज से 2025 का साल जो है, ये साल कैसा है, और उसमें भी बिहार के हिसाब से। हम कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण, सियासी विश्लेषण कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है करना। उसमें भी बिहार की चर्चा। आज राज्यपाल मिले जाकर नीतीश से भी मिल रहे हैं, लालू और राबड़ी से भी मिल रहे हैं। इसके मायने तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे, और साथ साथ ये कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है। लेकिन हेमंत जी, जरा आपसे समझूं, इंडिया गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो सवाल लेकर आया था मैं शकील जी के पास, वही सवाल लेके आता हूं आपके पास भी, कि आपको लगता है कि यहां इंडिया गठबंधन जैसे जो बात रख रहे हैं तेजस्वी यादव, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि नीतीश चाचा के ऊपर वार भी कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इंडिया गठबंधन को लगता है कि नीतीश चाचा का गठबंधन में साथ आना ज्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं? सॉरी राजीव जी, मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव का बयान है, उस बयान में ये पढ़ना उचित नहीं होगा कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं। जो लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उस लड़ाई का जो रास्ता है वह राजभवन और राष्ट्रपति भवन के जरिए तय नहीं होता है, वो लड़ाई के जरिए ही तय होगा। और तेजस्वी यादव ने अपने तेवर दिखा करके ये बताया है कि उनको ये लग रहा है कि अब सिर्फ ये जोड़ तोड़ और उलट पुलट करके ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, इसलिए ये उन्होंने इसको कैटेगरिकली खारिज किया है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, उसमें जो अमित शाह ने जो संकेत दिया था कि अब नीतीश जी के नाम पर विचार हो सकता है, विचारणीय है, वो फाइनल नहीं है, तो उसी तरह नीतीश कुमार ने भी संकेत दे दिया है कि 2025 में हम ही दूल्हा बनेंगे, हम ही दूल्हा रहेंगे, ये संकेत उन्होंने दिया है। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी का ही मिशन पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वह मिशन क्या है? वह मिशन है कि बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल अगर कहीं होता है तो उसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, बिहार में विधानसभा विघटित करके चुनाव में जाने की बात हो, ये तमाम मिशन उनके आरिफ साहब के हाथ में है। और आरिफ साहब ये तस्वीरें देखिए आप। बिल्कुल, तस्वीर मैं देख रहा हूं, तो इसको ये नहीं है कि ये आरिफ साहब यहाँ आकर के कांग्रेस का और आरजेडी का एजेंडा पूरा करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। उनको करना बीजेपी, और बीजेपी के नॉमिनी है वो, उनको करना बीजेपी के एजेंडे पर काम करना है, लेकिन ये सहेजने के लिए आए हैं। अभी जो मैंने कहा कि जो बिखरा हुआ दिख रहा था, लग रहा था नीतीश कुमार में और बीजेपी के नेताओं के बीच में एक वार चल रहा है, उसमें अभी पिछले 4-5 दिनों से बीजेपी के नेताओं ने बोलना बंद कर दिया था। न तो सम्राट चौधरी बोल रहे थे, न विजय सिन्हा बोल रहे थे, न गिरिराज सिंह बोल रहे थे। बोल कौन रहे थे? तो जीतन राम मांझी की ओर से कुछ बयान आ रहा था, वो लग रहा था जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। तो ऐसे में जो बिखरा हुआ जो लग रहा था, उससे उसको ये सहेज रहे हैं। अब सहेजने के बाद फिर से नई तरह की तैयारी होगी कि नीतीश जी को कैसे समेटना है। तो समेटने के लिए बीजेपी अपने फिर नई रणनीति पर विचार करेगी। उसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजभवन में यहाँ होना उनके लिए, वो आर्लेकर से ज्यादा वो सीजन्ड हैं और ज्यादा मजे हुए व्यक्ति हैं। वो यहाँ पर रह करके जो खेल कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, वो आर्लेकर साहब से संभव नहीं था, क्योंकि हिंदी पट्टी की राजनीति को जितना आर्लेकर साहब नहीं समझते थे, उससे ज्यादा समझते हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। और सभी राजनीतिक दलों से उनके जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते को भी वो समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नीतीश जी ने जो पोजीशन अभी लिया है, उनकी पार्टी ने जो पोजीशन लिया है, वो बीजेपी को एक तरह से संकेत है कि ये जो हमारे नाम पर ये उस पर अभी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इनको राष्ट्रपति को भारत रत्न दे दिया जाए, इनके नाम पर अभी तय होगा, सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। ये सेंट्रल इशू बना हुआ था, जिसको जो आज एक स्टेज आगे बढ़ा, उसमें नीतीश जी की ओर से संकेत दे दिया गया। उसमें एक चर्चा जो थी कि लालू यादव
या तेजस्वी यादव के साथ नीतीश जी की कुछ अंडरहैंड डीलिंग हो रही है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जो आज बात कही, उस बात से साफ हो गया कि अंडरहैंड डीलिंग का वो वक्त अब खत्म हो गया। वो दो दौर जो था, वो 2015 का फिर 2022 का, वो फिर उसी तरह नहीं दोहराया जाएगा। वो अब नए ढंग से अब चीजों को डील कर, इसलिए उन्होंने कहा कि वो थक चुके हैं, 20 साल उनको मौका दिया गया, अब वो उनको मौका नहीं मिलेगा। अब नया ब्रांड चाहिए बिहार को, बिहार में के खेतों में एक नया बीज चाहिए। तो ये सब जो वो कह रहे हैं तो साफ संकेत दे रहे हैं कि यहाँ जो एजेंडा है वो अब लड़ाई का एजेंडा है। और सुनील जी की बात से मैं ये सहमत हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि यहाँ जो इनके खिलाफ जो एक लड़ाई जो चल रही है, उस लड़ाई को अधिक तीव्र बनाने के लिए, अधिक धारदार बनाने के लिए ये जो माहौल बनता है कि अब पलट रहे हैं नीतीश जी, अब इधर आ रहे हैं, उससे उस धार को वो धार कुंद होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो पूरा जो अभी सब साफ साफ दिख रहा है, उसमें नीतीश जी की पोजिशनिंग, आरिफ मोहम्मद खान की पोजिशनिंग और तेजस्वी यादव की पोजिशनिंग, उसने साफ कर दिया है कि तीनों कहां खड़े हैं। और ये साफ है कि जब बीजेपी, मेन बात है कि बीजेपी और नीतीश जी की पार्टी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, वो रस्साकसी जितनी चौड़ी होगी उससे संभावनाएं उनकी कमजोर होंगी। इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ा अवसर है कि नीतीश जी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ हमलावर होने का, और ये तेजस्वी यादव इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही हमलावर जवाब दिया है। और ये हमला और तेज होना चाहिए, मैं समझता हूं विपक्ष के लिहाज से। जितना हमला तेज होगा उतना नीतीश कुमार के और बीजेपी के रिश्तों को लेकर के उतनी सफाई आएगी और वो उनके रिश्ते और बिगड़ेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। उसके अलावा कोई आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर किसी की सरकार बनवा देंगे, बिगाड़ देंगे, वो नहीं होने वाला है। वो तब होगा जब नीतीश जी कुछ ऐसा करेंगे तो उसमें बीजेपी की ओर से वो प्ले करेंगे उसमें अपना रोल। वो आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से कोई रोल प्ले नहीं करने जा रहे हैं। वो उनका मिशन पूरा करने के लिए आए हैं और उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइजेशन, वो एक तरह से प्रोएक्टिव भी है, या दूसरे की उनकी छवि रही है कि वो मास लीडर रहे हैं। वो सभी ये इन एक्टिव पॉलिटिक्स से आए हैं यहाँ, तो ये उनके लिए है कि वो सब लोगों से मिलते जुलते हैं। और नीतीश जी से मिलने का जो है वो तो एक तरह से संकेत है साफ साफ कि नीतीश जी को फिलहाल कूल डाउन करना है, सहेजना है उनको, जो अभी बिखरा हुआ दिख रहा था। तो इस लाइन पर वो काम कर रहे हैं। जी बहुत कुछ है। आने वाले समय में अलग अलग आयाम जो इसके हैं, उसको हम थोड़ा इस कैनवास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो न्यूज़ पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों उसमें, और यहाँ आज पहला दिन साल का 2025, लेकिन बिहार की चर्चा बहुत पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चर्चा बिहार की अभी और होगी, और ज़्यादा गर्म चर्चा होगी आने वाले समय में। आना चाहता हूँ जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपसे भी समझूँ यहाँ इंडिया गठबंधन किस इंतज़ार में है? क्या इंडिया गठबंधन इस इंतज़ार में है कि नीतीश बाबू उस खेमे से इस खेमे में आ जाएं, या इंडिया गठबंधन कुछ और सोच रहा होगा? जरा उस लिहाज से समझा जाए। नहीं, इंडिया दल समूह तो किसी इंतजार में नहीं है और उसको होना चाहिए। उसके सामने संघर्ष का ही एक तरीका है। अपने स्टैंड को एकदम साफ रखने की जरूरत है। अगर उसने अपने अभियान में किसी तरह का संकोच किया तो वह उसके राजनीतिक हित प्रभावित होंगे। इंडिया दल समूह गैर भाजपा राजनीति का प्रतिनिधि है, और वह उसका जो ये प्रतिनिधित्व है वह मजबूती के साथ लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। चाहे अंबेडकर जी का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, इन मुद्दों पर इंडिया दल समूह, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी नेताओं को खुल करके लोगों के पीछे बोलने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया दल समूह में आते हैं तो कोई उनसे दूरी नहीं बनाएगा, लेकिन उस भूमिका में नहीं होंगे वो जिस भूमिका में पहले थे। यानी कि आप आरजेडी का देगा क्या, आप मुख्यमंत्री बन जाइए और हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा एनडीए, ये भी संभव नहीं होने वाला है। अगर वो आते हैं, अगर वो अपनी दूरी बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि लोग उनको कह देंगे नहीं, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे।
और इनको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो आज आप हम लोग बात कर रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वह नीतीश कुमार को एनडीए से छिटकने न दे, वह उनको अपने साथ रोके रखे। नीतीश कुमार की विभिन्न मुद्दों पे चुप्पी या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा न होना, यह बेचैन किए हुए बीजेपी को। और नीतीश कुमार जी को भी लग रहा है, महाराष्ट्र का दृश्य उनके सामने है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी उनके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी सहयोगी को मजबूत नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के कंधे पर सवार होकर के उस राज्य के राजनीति में शीर्ष पे पहुंची है और वो पार्टियां खत्म हो गई, यहां से चली है। यह नीतीश कुमार जी हमसे आपसे बेहतर समझते हैं और उस दौर से वह पिछले चुनाव से गुजर चुके हैं। और लगातार अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गोया के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया। विजय कुमार सिन्हा जी का तात्कालिक बयान आया कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब यह बीजेपी की अपनी सरकार बन जाएगी। जी। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा निकाल करके, सम्मान यात्रा निकाल के बता दिया कि वो नीतीश कुमार जी की राजनीति से सहमत नहीं है या नीतीश कुमार की राजनीति से अलग अपनी राजनीति भी चलाने के लिए तैयार हैं। अब नीतीश कुमार जी समझे इस बात को कि गिरिराज सिंह के साथ खड़े होकर के क्या अपनी राजनीति को आगे बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे, वो अपने लोगों को अपने साथ रोके रखेंगे कि नहीं रोके रखेंगे। चिराग पासवान ने जो चुनौती उनको दी, क्या वो चुनौतियां उनके साथ खत्म हो गई, ये सवाल उनके सामने है। लेकिन यह जरूर है कि आरिफ साहब के आने का एक उद्देश्य है कि वो आरिफ साहब नीतीश कुमार को छिटकने न दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि नीतीश कुमार अगर छिटक जाएंगे तो फिर उसका जो रही सही जो ताकत है बिहार में, वो भी खत्म हो जाएगी। बिना नीतीश कुमार के वो कुछ नहीं कर सकती। न तो उसके पास लीडरशिप है, न उसके पास मतदाताओं का एक समूह है, और जो प्रतिबद्ध मतदाता हैं हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते सत्ता मिला दे। एक सामाजिक समीकरण की आवश्यकता है। वो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार की उपस्थिति, तेजस्वी चिराग पासवान की उपस्थिति, जीतन मांझी की उपस्थिति, यह उसको ठीक करती है। लेकिन नीतीश कुमार के हटने पर यह पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो बिखर जाएगा। तो इंडिया दल समूह नीतीश कुमार को अपने साथ ले तो सकता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रह सकता हो, और उसको अपनी आक्रामक राजनीति ही उसके काम आएगी। और उसके आक्रामक राजनीति का ही परिणाम है कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा के चुनाव में जो भी ताकत अपने बटोर पाए वो बटोर पाए, और पिछले विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ सत्ता के दावेदार बने। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के वैकल्पिक राजनीति के पुरोधा नहीं बनेंगे या उसके प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाता उनके पक्ष में एकजुट नहीं होगा। तो जो रुख दिखाया है तेजस्वी यादव ने, उस रुख को ही कायम रखना इंडिया दल समूह की जरूरत है, और उसके बगैर वो अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और इसमें कांग्रेस और वामपंथी दलों की भी बड़ी भूमिका है। तेजस्वी यादव अपने बूते कर लेंगे यह भी संभव नहीं है अकेले अपने, उसमें उनको कांग्रेस का और वामपंथी दलों का सक्रिय सहयोग चाहिए, और वह सहयोग दिखता हुआ चाहिए, विजिबल वो दिखाई पड़े कि हाँ ये दोनों पार्टियां भी आरजेडी के उस एजेंडे के साथ, इंडिया दल समूह के एजेंडे के साथ लगातार सक्रिय है। अगर वो पिछले चुनाव की तरह से अगर तेजस्वी यादव समझते हैं कि अपने अकेले बूते पर पूरी की पूरी राजनीति को आगे बढ़ा लेंगे, तो संभव नहीं होगा। इंडिया दल समूह एकजुट होकर के ही भारतीय जनता पार्टी के वैकल्पिक राजनीति को बढ़ा लेगी। मेरा अपना मानना है कि इंतजार का यह समय नहीं है, आक्रामकता का यह दौर है, और इस साल होने वाले चुनाव के लिए आवश्यक है कि इंडिया दल समूह जो आक्रामकता तेजस्वी यादव ने दिखाई है उसके निरंतरता को बनाए रखे। अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो उनसे दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह बारात के दूल्हा नहीं हो सकते इस बार। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, वो बारात के दूल्हा नहीं हो सकते। दूल्हा तो अलग से पहले से तैयार बैठा है, तेजस्वी यादव हैं, और कह ही रहे हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली चले जाइए, इस बार तो मैं ही रहूंगा। हेमंत जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी हेमंत जी। भूमिका में रहेंगे नीतीश जी। जी क्या बोले? समधी की भूमिका में। चलिए खैर, लेकिन थोड़ी हंसी ठिठोली, लेकिन नया साल सबको बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और ये लंबा साल, आज पहला दिन
अभी 12 महीने बीतना है, 365 दिन बीतना है, लेकिन इन 365 दिनों में क्या कुछ देखना है इसका इंतजार रहेगा। और साथ साथ उम्मीद हम यही करें कि सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, शकील जी बहुत शुक्रिया, हेमंत जी बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप लोगों के कमेंट लगातार देखता हूँ। पूरन पाटीदार साहब हैं और लिख रहे हैं कि डीबी लाइव श्री राजीव जी जिस प्रकार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी और देश पर राज किया फूट डालकर, इसी प्रकार भाजपा एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो फूट डालकर अपनी सरकार बनाना है। जसल दलजीत साहब हमारे साथ हैं।